नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की खबरों के अंदर दोस्तों दो मुख्य खबरों को कवर करेंगे, जिसके अंदर पहली खबर है बिहार से। बिहार के अंदर अब आज एनडीए गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उस मैनिफेस्टो की वीडियो आपके सामने आ रही होगी। इस मैनिफेस्टो के अंदर एनडीए गठबंधन ने पूरा प्रयास करा है कि वो तेजस्वी यादव के जो संकल्प पत्र है उसको एक जवाब दे सके, जन स्वराज को एक जवाब दे सके, उनको एक काउंटर क्वेश्चन दे सकें। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसको अपन समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से बिहार के अंदर युवाओं को, महिलाओं को, इंडस्ट्रीज को लुभा सकता है। इसी के साथ साथ खबरों का सिलसिला लेकर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के पास में और अमेरिका के पास में, जहां अब ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका अब भारत को खुश करने का प्रयास कर रहा है और खुश करने के लिए अब वो भारत को अलग अलग चीजें ऑफर कर रहा है। अब वो सब क्या चीजें हैं, अमेरिका की इसके पीछे क्या मंशा है और भारत को यहां पर क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन पहली खबर आती है बिहार के इलेक्शंस के अंदर, जहां देखने को मिलता है कि एनडीए गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपके सामने वो वीडियो आ रही होगी जिसके अंदर देखने को मिल रहा है कि एनडीए के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को दिखाया और इस मैनिफेस्टो को दिखाने के बाद में सम्राट चौधरी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फिर तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग अपने सभाओं के अंदर चले गए। अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि एनडीए की जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहली और सबसे अलग बात यह है कि एनडीए के सरकार ने यह कहा है कि अगर हम पावर में आ जाते हैं तो हम भविष्य के अंदर बिहार के अंदर एक फ्लड्स को यानी कि बाढ़ को नियंत्रण करने वाला एक बोर्ड बनाएंगे। वो नियंत्रण करने वाला बोर्ड क्या करेगा, बाढ़ को स्टडी करेगा। जब भी बिहार के अंदर बाढ़ आएगी तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, किसानों को नुकसान होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसके ऊपर गणना करेगा और उसके ऊपर काम करेगा। बिहार के अंदर जब भी बाढ़ आती है तब 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट वे के अंदर नुकसान हो जाता है और ये 25 लाख के 25 लाख किसान हैं। अब इन किसानों को लुभाने के लिए एनडीए ने यह मुद्दा तो शामिल कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सत्ता में आते हैं तो आखिर क्या करते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई भी पॉइंट तेजस्वी यादव और जन स्वराज के किसी भी मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था, यानी कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में नहीं था और जन स्वराज के भी किसी मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। इसी के साथ साथ युवाओं को लुभाने के लिए 1 करोड़ तक की नौकरियां देने का बात करी है एनडीए गठबंधन ने। जिस 1 करोड़ नौकरी के अंदर सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं और प्राइवेट नौकरियां भी मिलाकर शामिल है। अब इन तमाम नौकरियों के बाद में एनडीए गठबंधन कहता है कि हम बिहार के अंदर उद्योग भी लेकर आएंगे। अब इसके जरिए वो अलग अलग बात कहते हैं। देखिए, बिहार की जो इंडस्ट्री है, बिहार जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। अब इस एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट के अंदर एग्रो इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। अब इस एग्रो इंडस्ट्रीज को निवेश करने के लिए, यहां पर बढ़ोतरी लाने के लिए एनडीए ने कहा है कि हम 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे अगर हम पावर में अगली बार आ जाते हैं तो ये एक नई चीज़ है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि उनका कहना है कि हम बिहार के अंदर जो हर शहर है, कुछ ऐसे शहर है जिनको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि पटना तो डेवलप्ड है ही। कुछ बताते हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स बताती है, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि पटना के आजू बाजू का जो क्षेत्र है उसको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि जो आबादी है वो पटना के बाहर की तरफ भी बसना शुरू कर जाए। इसी के साथ साथ अब देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर कुछ शहर हैं जिनके अंदर खूब सारी मेट्रोज का काम करने की बात की जा रही है, उनको विकसित बनाने की बात की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर बसावट ज़्यादा हो, यहाँ पर लोग काम करना शुरू कर दें। इसी के साथ साथ यहाँ पर कंपनीज आए और इन्वेस्टमेंट आए, उसके ऊपर भी काम चलाने की इन्होंने बात कही है। इसके अंदर और अगर चीज़ अपन देखते हैं तो दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है युवाओं को लुभाने के लिए। अब युवाओं को लुभाने के लिए उनको अलग अलग चीज़ें तो दी जाएगी, लेकिन साथ साथ जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो गरीब तबके के परिवार हैं, उनके बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त करा देगी एनडीए सरकार का, ऐसा कहना है। यानी कि केजी यानी कि किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो पढ़ाई है उसको एनडीए गठबंधन अगर पावर में आ जाता है तो उसको एकदम मुफ्त कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युवाओं को, किसानों को, इंडस्ट्रीज को और महिलाओं को लुभाने के लिए एनडीए गठबंधन ने अपना दाव अब खेल दिया है और अपनी जो ऑफर लिस्ट है वो जनता के सामने रख दी है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जो लिस्ट है, यहाँ मैनिफेस्टो लिस्ट है, वो जनता के सामने रख दी थी। जन स्वराज ने उससे पहले रख दी थी और अब सवाल यह है कि आखिर जनता किस लिस्ट को स्वीकार करेगी। अगर अपन सभी लिस्ट का आकलन करें तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से जन स्वराज के जो नेता हैं, माफ कीजिएगा, जन स्वराज के नेता है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके प्रत्याशी खूब सारे चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका कहना है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं बिहार के अंदर जो शराबबंदी है उसको हटा दूंगा, तो वो एक काफी जो है ड्रॉबैक साबित करती है बिहार की महिलाओं के अंदर। बिहार की महिलाएं कहती हैं कि अगर यहाँ पर बिहार के अंदर शराबबंदी के ऊपर से शराबबंदी हट जाएगी और घर के जो पुरुष हैं वो शराब पीने लग जाएंगे तो घर के अंदर अलग अलग लड़ाइयाँ हो सकती हैं।
हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो प्रशांत किशोर का वो जो फैक्टर है उससे महिलाएं नाराज हैं, लेकिन बीजेपी अलग अलग चीज़ें कहती हैं कि वो शराब, क्योंकि एनडीए की राज में तो शराबबंदी लगी थी। तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहते हैं कि वो जो शराबबंदी है उसको वो स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसको हटा भी देंगे। यानी कि ये एक नया पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसके अंदर देखने को मिल सकता है कि एनडीए गठबंधन तो शराबबंदी को लागू रखना चाहता है और जो विपक्ष है वो कहता है कि शराबबंदी हम हटा देंगे। इसी के साथ साथ अगर नौकरियों की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जो जुमला दिया था, जो झूठा जुमला दिया था, जिस झूठे जुमले के अंदर ये था कि वो बिहार के हर गांव, हर घर के हर व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दे देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। तो उसका जब उनसे जवाब मांगा गया कि भाई ये तो सैलरी का जो बजट है वही सरपास हो जाएगा बिहार के एक्चुअल बजट से, तो तेजस्वी यादव इसके ऊपर एक अलग ज्ञान देने लगे। उसका एक वो खुद भी एक फैक्चुअल तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं अभी तक, और मुकेश साहनी है वो भी इसका फैक्चुअल तरीके से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है जो विपक्ष का मैनिफेस्टो है उसके अंदर खूब सारे क्वेश्चन मार्क हैं, उसके अंदर खूब सारे सवाल हैं, लेकिन बीजेपी यानी कि जो एनडीए है उसका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर कई सवालों का जवाब है, उसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी है और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी लगता है। जहाँ दूसरी तरफ अगर अपन मुफ्त की बात करें, कि मुफ्त योजनाओं की बात करें, तो एनडीए का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर मुफ्त की योजनाएं काफ़ी कम है, जितनी एनडीए ने यानी कि मैं कहूँगा भाजपा ने बिहार के अलावा दिल्ली में, हरियाणा में और महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर मुफ्त की योजनाओं से प्रचार किया था, उतना बिहार के अंदर अब कम है। हो सकता है कि इन्होंने ज्ञान लगाया हो सकता है इनको थोड़ा सा जो फीडबैक आया हो जनता की तरफ से उसके अंदर पता चला हो कि हम जो इतनी मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं, क्योंकि जो मुफ्त की योजनाएं अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने के लिए दिल्ली के अंदर रखी थी और अरविंद केजरीवाल कहीं मानते नहीं, वो ना तो पंजाब में माने ना दिल्ली में माने। हालांकि पंजाब के अंदर महिलाओं के पास पैसा नहीं आ रहा है और साथ साथ हरियाणा के अंदर देखते तो जो मुफ्त की बिजली का जो और अलग अलग चीज़ें थी उसका भी कुछ अलग अलग रेप्लिकेशंस फेस करने पड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जो कहा था कि हम मुफ्त में बिजली दे देंगे, उसके कारण हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब खुद कर्जे में जा चुकी है। तो काफ़ी वेरियस चीज़ें, हो सकता है जनता को समझ आ चुका था, हो सकता है बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका वादा करना भी बेकार होगा। मीडिया के अंदर अगर बात चलेगी तो बीजेपी का ही नाम खराब होगा, एनडीए गठबंधन का ही नाम खराब होगा। तो हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को इसके अंदर शामिल नहीं किया हो। लेकिन अब अपन आगे चलते हैं तो देखने को मिलता है कि बिहार के अंदर जो गुंडा राज वाला मामला है, इस गुंडे राज वाले मामले के ऊपर काफी चुनाव प्रचार हो रहा है। आरजेडी के राज में जब गुंडा राज चलता था, माफिया राज चलता था, उससे आज अगर कोई व्यक्ति भूल भी चुका है तो एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता उसको याद दिलवा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आज कोई युवा वोटर है बिहार के अंदर, उसको नहीं पता कि आरजेडी के अंदर किस प्रकार से गुंडा राज था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर कोई और हो, ये या फिर योगी आदित्यनाथ हो, ये तमाम लोग, ये तमाम नेता बिहार के अंदर गुंडा राज को हाईलाइट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार के अंदर गुंडा राज था और बताने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो गुंडा राज आज वापस आ सकता है अगर तेजस्वी यादव पावर में आते हैं तो। हालांकि बिहार के अगर मुद्दों को देखें तो बिहार के मुद्दे भी बड़े खतरनाक हैं। बिहार की एक रिपोर्टिंग में देख रहा था, जिस रिपोर्टिंग के अंदर एक व्यक्ति कह रहा था कि हम तेजस्वी यादव को तो पावर में आने ही नहीं देंगे। उससे जब सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं आने देंगे, तो उसने कहा कि हम हैं कोई और जाति के और हमारे सामने जो गांव है वो है यादवों का गांव। अगर जब पहले आरजेडी थी तभी यादव हमको मारते थे, ऐसा उस व्यक्ति का कहना है, और अब अगर तेजस्वी यादव को हम जिता देंगे तो यादव हमें फिर से मारेंगे। तो आप देख सकते हैं वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के पास कोई सड़क का मुद्दा नहीं था, उसके पास कोई बिजली का मुद्दा नहीं था, उसके पास कोई नौकरी का मुद्दा नहीं था, उसको डर था सिर्फ और सिर्फ यादवों से, उसको डर था उस माफिया राज से जो आरजेडी के टाइम पर चलता था। और अब चुनाव प्रचार बीजेपी का यानी कि एनडीए गठबंधन का उसी के इर्द गिर्द है। एनडीए गठबंधन ये बताने की तो कोशिश कर रहा है कि बिहार के अंदर वो उद्योग लेकर आएंगे, जहां प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे और उनके लिए कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अगर गुजरात जाते हैं तो उद्योग की बात करते हैं और बिहार आते हैं तो ऐसे कहते हैं कि मैं वंदे भारत चलाऊंगा जो बिहार से सीधा मुंबई आएगी और बिहार के मजदूरों को सहायता दूंगा। लेकिन अब महागठबंधन की जो ये जो बातें थी, जन स्वराज की जो बातें थी, प्रशांत किशोर की जो बातें थी, इसके ऊपर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो से एक तमाचा मार दिया है। मैंने कहा था ना कि इनको काउंटर कर दिया गया है, इनको जी हाँ काउंटर कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने उद्योग की भी बात कर दी है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बिहार के अंदर हम उद्योग को स्थापित करेंगे, इन्होंने बता दिया कि बिहार के अंदर युवाओं को किस प्रकार से हम नौकरियां देंगे, इन्होंने बता दिया कि बिहार के अंदर हम किस प्रकार से गुंडा राज को कम कर देंगे। हालांकि बिहार के अंदर मौजूदा हालत देखते हैं तो नीतीश कुमार सत्ता में है और गुंडा राज बखूबी रूप से अभी भी
चालू ही है, यानी कि गुंडा राज की जो छवि है, यानी कि गोलियां चल जाती हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी गोलियां चल रही हैं। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार चल रहा था बिहार के मोकामा सीट के ऊपर, और मोकामा सीट के ऊपर जन स्वराज के प्रत्याशी हैं प्रियदर्शी पीयूष, और इनका समर्थन कर रहे थे आरजेडी के नेता दुलरचंद यादव। अब दुलरचंद यादव इनका समर्थन दे रहे थे। अब यहाँ पर जो है इनका काफिला जा रहा था, सामने से जेडीयू के जो प्रत्याशी अनंत सिंह, इनका काफिला आ रहा था। अब इन दोनों के काफिले यहाँ पर भिड़ जाते हैं, लोग आपस में लड़ भिड़ लेते हैं, लठ चालू हो जाते हैं, पत्थरबाजी चालू हो जाती है, धक्का मुक्की चालू हो जाती है और गोलियां तक भी चल जाती हैं। गोलियां चलने के बाद में आरजेडी के जो नेता हैं दुलरचंद यादव, उनकी यहाँ पर मौत तक हो जाती है। अब जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष, उनका नाम है प्रियदर्शी पीयूष, वो भी अब यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए और यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए अनंत सिंह को। अनंत सिंह कह रहे हैं कि भाई लाठियां तो चली थी, लड़ाई तो हुई थी, लेकिन मेरे को नहीं पता मेरे लोगों ने गोलियां चलाई कि नहीं चलाई। इस प्रकार से अब भी माहौल बिहार के अंदर जीवित है। और जेडीयू किसको समर्थन दे रही है? जेडीयू तो एनडीए को समर्थन दे रही है, जेडीयू तो एनडीए के अंदर है और जेडीयू एनडीए की यहाँ पर सरकार है। तो जो गुंडा राज वाली जो पॉलिसी है बीजेपी की, वो किस प्रकार से आगे चल सकती है, ग्राउंड पर क्या रियलिटी साबित कर पाती है नहीं कर पाती, वो भी काफ़ी सवाल पैदा करता है। अब अपन चलते हैं दोस्तों अमेरिका की ओर। जिस प्रकार से बिहार के अंदर जब चुनाव होते हैं, गठबंधनों के अंदर सरकारें आ जाती हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए अलग अलग बातें करती हैं, वही उसी प्रकार से अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी भारत को खुश करने के लिए अलग अलग जुमले खेल रहा है। हाल ही में अमेरिका के जो ट्रंप हैं, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, उनका अब एक ही मोटिव है, उनका मोटिव है कि वो दुनिया भर की मीडिया के अंदर छाए रहें। अब वो चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं छाना चाहता, वो चाहते हैं कि मेरे साथ कभी तो पुतिन दिखाई दे, कभी मेरे साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो दिखाई दे, कभी मेरे पास यूरोपियन यूनियन के लीडर्स दिखाई दे, कभी अफ्रीकन के लीडर्स दिखाई दें। और अब तो उन्होंने हद पार कर दी, वो जा पहुंचे शी जिनपिंग के पास है, जहां पर डील बड़ी फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने एक वीडियो फोटो रिलीज कर दी जिसके अंदर शी जिनपिंग तो काफी एक नॉर्मल और एक सुस्त माहौल में दिखाई दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अलग ही उत्साहित हो रहे हैं। हालांकि कुछ हुआ नहीं उस मीटिंग के अंदर, कुछ बड़ी डील हुई नहीं है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का एक मामला खराब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लीडर्स से मिल लिए, पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ फोटो खिंचा के ट्रुथ सोशल के ऊपर डाल चुके, लेकिन वो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का उन्होंने खूब प्रयास करा, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं। चाहे वो G7 मीटिंग से लौट रहे नरेंद्र मोदी हो, उनको अमेरिका ने यानी ट्रंप ने कहा था कि आप अमेरिका आ जाइए, अपन मिलते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं गए, वो इंडिया गए थे डायरेक्ट। आशान समिट हो, आशान समिट के अंदर भी मलेशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, उन्होंने वर्चुअली अटेंड करा, अमेरिका जा पहुंचे और वहाँ पर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो गए इस प्रकार से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे थे। और अब हो सकता है पैरेलली क्या चल रहा है, पैरेलली दोस्तों इंडिया और यूएस के ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं जर्मनी के अंदर। अब यहाँ पर ट्रेड टॉक्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये बताया जा रहा है कि अब तक तो पुख्ता रूप से चीज़ें सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज हो चुकी है और अब उस फाइनलाइज जो डील है उसको एक लैंग्वेज देने की कोशिश की जा रही है, उसको एक टेक्सचुअल लैंग्वेज देने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण उसको मीडिया के अंदर आउट किया जा सके और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया जा सके। अब ये सब चीज़ें बात हो रही हैं, इसी दौरान ये देखने को भी मिलता है कि हो सकता है कि ऐसी डील हुई हो जिससे ना तो अमेरिका को कोई नुकसान हो रहा हो, ना ही भारत को कोई नुकसान हो रहा हो, और इससे अमेरिका हो सकता है खुश हो चुका हो सकता है इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ ऑफर कर दिया अमेरिका को जिससे अमेरिका खुश हो गया है। और अमेरिका ने अब क्या करना शुरू कर दिया है, अमेरिका ने दोस्तों इंडिया को खुश करना शुरू कर दिया है। ईरान के अंदर एक पोर्ट है चाबार पोर्ट, उसको इंडिया बना रहा था। अब इंडिया के खूब सारे इकोनॉमिक फायदे हैं उसके अंदर, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा था, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। अब अमेरिका ने उन सैंक्शंस को 6 महीने के लिए टाल दिया है, कह दिया है कि अब 6 महीने के ऊपर कोई भी इसके ऊपर सैंक्शन नहीं है। इसी के साथ साथ अब यानी कि इस वक्त मौजूदा आज के दिन अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट नई दिल्ली के अंदर मौजूद है और उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करी है और यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके अंदर अलग अलग वेरियस चीज़ें हैं कि भाई आने वाले 10 साल के अंदर अंदर अमेरिका और इंडिया युद्ध अभ्यास हो सकता है वो साथ में करें, अलग अलग वेपन्स को बनाने का काम साथ में करें, फाइटर जेट्स को बनाने का काम साथ में करें, ड्रोन्स को बनाने का काम साथ में करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम साथ में करें, हर वो चीज़ सामने करें। यानी कि एक डिफेंस फॉर्मेशन एग्रीमेंट है। अब इस डिफेंस फॉर्मेशन एग्रीमेंट के जरिए अमेरिका भारत को खुश करना चाहता है। हो सकता है अमेरिका ये चाहता हो कि भारत की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर से कम हो जाए, हो सकता है अमेरिका ये चाहता हो कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इंडिया और अमेरिका की कोई ट्रेड डील ऐसी हो गई हो जिससे अमेरिका और इंडिया दोनों ही खुश हो और अब ये कुछ पैक्ट साइन
साइन कर रहे हैं, चाबार पोर्ट के ऊपर से सैंक्शंस भी हटाया जा रहा है और सब कुछ खुशी का माहौल लग रहा है। लेकिन खुशी का माहौल तो तब लगेगा जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक होंगे, फोटो खिंचाएंगे और कहेंगे कि देखिए सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन ये जो डील है ये भारत को किस प्रकार से फायदे दे सकती है, अब वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है क्या है, क्योंकि ये एक डिफेंस डील थी। अब इस डील के अंदर देखिए अमेरिका भारत को काफी कुछ चीजें बेचेगा। कई रिपोर्ट्स ऐसे भी बता रहे हैं कि अमेरिका के पास कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है डिफेंस के, जिनको अमेरिका किसी को नहीं बेचता। हो सकता है भारत को अभी बेचना शुरू कर दे। इसी के साथ साथ अमेरिका कभी भी भारत को हमेशा अपनी चीजें तो बेच देता था, लेकिन उन डिफेंस चीजों की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता था, जिससे भारत को काफी नुकसान होता था। भारत भविष्य के अंदर उस चीज से रिगार्डिंग कोई भी चीज बना नहीं पाता था। लेकिन रशिया क्या करता है, रशिया भारत को कोई फाइटर जेट भी बेचता है तो साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी बेचता है और कहता है कि आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आप इसको खरीदिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और आप इसको बनाने का भी प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपकी मदद करूंगा आपके देश में आके। हो सकता है अमेरिका भी इस तरीके से कोई डील कर रहा हो भारत के साथ, और ये भारत के साथ फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ साथ भारत ने हाल ही में 79,000 करोड़ के कुछ डिफेंस सिस्टम्स मंगाए हैं, यानी कि अलग अलग जो डिफेंस सिस्टम हो गए, वेपनरी हो गई, अलग अलग जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, उन तमाम चीज़ों को मंगाया है बाहर से, इनका एक ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ साथ पैरेलली और क्या चल रहा है, एक युद्धाभ्यास चल रहा है इंडियन मिलिट्री का, जो कि अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है त्रिशूल, वो चल रहा है सर क्रीक के पास में। तो हो सकता है ये तमाम चीज़ें भारत को काफ़ी फायदे दें और भविष्य के अंदर अगर भारत किसी देश के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो ये तमाम चीज़ें भारत को फायदा देंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम खबरों के ऊपर दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।